शहर जहां से हमारी राजनीतिक विरासत लिखी जाती है, जहां पर हमारी संसद है, राष्ट्रपति भवन है, जहां पर हमारी केंद्र सरकार बैठती है, ये सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमारा देश किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा, किस तरह की पॉलिसी बनाई जाए, किस तरह से पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया जाए। हम बात इस दिल्ली शहर की इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पॉलिसी बनाने वाला शहर मर रहा है, क्योंकि वायु प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच चुका है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली कुछ सालों की मेहमान है। हम उसी दिल्ली शहर के विषय में बात करने जा रहे हैं जहां पर अक्षरधाम है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, बहुत से ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जिसको देखने के लिए हर साल लाखों विदेशी सैलानी आते हैं और अपने पैसे से हमारी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण उनको भी रोक रहा है, अर्थात भविष्य में ये बाहर से आने वाले लोग इस चिंता में कि हम दिल्ली में जाकर बीमार पड़ जाएंगे, हो सकता है ना आए। हम उसी दिल्ली शहर के विषय में बात करने जा रहे हैं जिसके विषय में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि काम के यहाँ पर इतने अवसर हैं कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जरूर फिट हो जाएगा। इसीलिए हर साल लाखों युवा छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर दिल्ली की ओर कूच करते हैं। जब वह दिल्ली की ओर बढ़ रहे होते हैं तो उनके मन में एक गीत हिलोरे मार रहा होता है। गीत की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, जिस्म पर सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। स्वाभाविक है, जो व्यक्ति यहाँ पर रोजगार की तलाश में आया है उसको रोजगार मिल जाता है, सूट बूट भी मिल जाता है, लेकिन उसमें वह चमक नहीं रहती, क्योंकि जब इस सूट बूट को पहनकर वह बाहर निकलता है तो उसको पता चलता है दिल्ली की तो वायु इतनी प्रदूषित हो गई है कि हर जगह धूल है, धुआं है और राख है, जिसके कारण उसके सूट बूट की चमक फीकी पड़ जाती है। जिस गोरी का हाथ उसने थामा था, अब उसके मेकअप का कलर उतना अच्छा नहीं रहता है, अर्थात उसका गोरापन कम हो जाता है, क्योंकि वायु प्रदूषण उसके मेकअप को फीका कर देता है। अगर बात यहाँ तक भी रुक जाती तो चल जाता, लेकिन दिल्ली है साहब, वायु प्रदूषण तो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसीलिए अब लोग यहाँ पर फैमिली प्लानिंग करने से बचने लगे हैं, क्योंकि इनको बता दिया गया है कि दिल्ली में जो बच्चे गर्भावस्था में होते हैं उनका मानसिक और शारीरिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता, अर्थात प्री मैच्योर बच्चों का जन्म होता है, जिसका मतलब यह है कि आने वाली हमारी पीढ़ी इस वायु प्रदूषण से कमजोर होती चली जा रही है। आप कहेंगे कि मैं दिल्ली में नहीं रहता, तो मैं आपको शिकागो यूनिवर्सिटी की एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट की एक बात बताता हूं कि प्रत्येक भारतीय का जो जीवन काल है वह 5.3 साल कम हो चुका है, क्योंकि पूरे भारत का वायु प्रदूषण अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। WHO तो यह कहता है कि भारत की 95% से लेकर 98% जनसंख्या अति वायु प्रदूषण वाले क्षेत्र में है। दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के 11 वर्ष खो देता है, क्योंकि यहाँ पर वायु प्रदूषण उसके जीवन को कम कर रहा है। दिल्ली में अगर आज कोई व्यक्ति बाहर निकल जाए बिना मास्क के, तो वह डेली 25 से 30 सिगरेट के बराबर वह धुआं अपने अंदर लेकर आता है। दिल्ली में अब जो पॉल्यूशन है उसका रूप एक ये भी देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर बीमार लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पर क्लाइमेट इमरजेंसी आ चुकी है। इन लोगों को ठंडी के समय कहा जाता है कि कुछ समय के लिए आप दिल्ली छोड़ दीजिए, और यह लोग किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं। सब लोग तो नहीं जा सकते, जो जा पाते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन जो दिल्ली में रहते हैं उनकी उम्मीदें अब टूटने लगी हैं, उनका मनोबल अब कमजोर होने लगा है, क्योंकि वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत के वायु प्रदूषण की, क्योंकि यह वायु प्रदूषण हम सबको मार रहा है। आपको एक आंकड़ा देता हूं कि भारत में हर साल
2.5 मिलियन लोग इस वायु प्रदूषण के कारण मर रहे हैं, जो कि कोविड में मरने वाले लोगों की संख्या से ज्यादा है। अर्थात एक ऐसा साइलेंट किलर जो हम सबको मार रहा है। वायु प्रदूषण करता कोई और है, खामियाजा मेरे और आपके जैसे गरीब और वो लोग उठाते हैं जिनका इस वायु प्रदूषण में कोई योगदान नहीं है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। इस बात को सुनकर मेरा दिल खुश हो गया कि हम बहुत ही जल्द विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, धर्म गुरु बन जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे। लेकिन जब मैं यह रिपोर्ट देखता हूं कि वायु प्रदूषण के कारण हम लोग मर रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो मुझे ये भी सोचना चाहिए कि हम किस विकास की बात कर रहे हैं। वह विकास जो बड़े बड़े लोगों का होगा या वैसा विकास जो हमारी भी जरूरतों को पूरा करे और आने वाली पीढ़ी को भी एक स्वच्छ वातावरण दे पाए। मैं दिल्ली में रहता हूं और मुझे अपने भारतीय होने पर भी गर्व है, लेकिन क्या करूं, जब अमेरिका और यूरोप में बैठा हुआ कोई व्यक्ति मेरे देश को भला बुरा बोलता है, वह यह कहता है कि आपके देश की वायु प्रदूषित है, नदियां प्रदूषित हैं, मिट्टी प्रदूषित है। आपको याद होगा तो जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे और वह हमारे देश में आने वाले थे, तो 1 महीने पहले उनके यहाँ से एक टीम आई और उसने भारत सरकार से कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जब आए तो हम चाहते हैं कि आपकी एयर क्वालिटी बेहतर हो, अन्यथा वो नहीं आएंगे। तो हमने आनन फानन में बहुत से इंतजाम करके दिल्ली की एयर क्वालिटी को थोड़ा सा बेहतर किया। लेकिन सोचिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए हम ये कर पाए, क्या सभी के लिए कर पाएंगे? वायु प्रदूषण को हमें सिर्फ एक चुनौती के रूप में लेना होगा और इसका समाधान है जो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। आपने क्या कभी कल्पना किया था कि भारत में जहां पर लोग एक एक पैसे का हिसाब जो है कि उंगलियों पर रखते हैं, वह लोग यूपीआई के माध्यम से इतना पेमेंट करेंगे कि कैश को लोग भूल जाएंगे। आप जहां जाते हैं यूपीआई यूज करते हैं। तो दरअसल सरकार ने अपनी विल पावर दिखाई और आपने अपना सहयोग दिखाया, तो देखिए हम कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। इसी तरह से अगर आज हम वायु प्रदूषण की समस्या को समझ लें और इसके लिए आज हम कमर कस लें, सरकार अपने विल पावर को दिखा दे, ब्यूरोक्रेसी इस चीज पर उतर जाए कि जिस तरह से चाइना ने अपने आप को वायु प्रदूषण से मुक्त किया है, भारत भी वायु प्रदूषण से मुक्त हो सकता है। इसी के कारण आज जब कोई अमेरिकन या कोई यूरोपीय व्यक्ति यह कहता है कि वायु प्रदूषित है, हम आपके यहाँ पर नहीं आएंगे, तो मैं उनको यह कहता हूं कि घबराइए मत, आने वाले कुछ ही समय में भारत वायु प्रदूषण से मुक्त होगा। लेकिन उनके पास जो आंकड़े हैं वो भी चिंताजनक हैं। जैसे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 यह बताती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद भारत तीसरा सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर है। ठीक इसी तरह से जब विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की हम सूची निकालते हैं तो 100 शहरों में से 30 से अधिक शहर हमारे भारत के होते हैं। और इन बड़े बड़े शहरों में रहने वाले युवा, यहाँ के लोग अपना दम तोड़ रहे हैं, अपनी उम्मीदें तोड़ रहे हैं और अब उनके मन में एक ही ख्याल आता है कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने करीब आ गए। मौत के करीब सिर्फ वह नहीं आए हैं, अगर आप भारत के किसी भी छोटे शहर में रहते हैं और आपके यहाँ पर भी डेवलपमेंट की गतिविधियां चलती हैं, अर्थात कोई छोटी मोटी फैक्ट्री चलती है, सड़क बनता है, गरीबी में लोग जो है कि लकड़ी जलाते हैं, आपके यहाँ पर भी लोग गाड़ियों से चलते हैं, अर्थात जीवाश्म ईंधन का दहन होता है, तो WHO के मानक के अनुसार आपके भी जिले की वायु प्रदूषित है। जो बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, खास हार्ट अटैक जैसी समस्याएं, सांस जैसी समस्याएं, हमारी इम्यूनिटी का कमजोर होना, इन सब का संबंध है हमारे वायु प्रदूषण से। अगर हम थोड़ा सा सजग हो जाएं, कुछ चीजों पर हम अभी से काम करना चालू कर दें, तो हम वायु प्रदूषण का मुकाबला चाइना से भी बेहतर कर सकते हैं। यह तर्क मत दीजिएगा कि वायु प्रदूषण उन देशों में होता ही है जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है। चाइना की जनसंख्या भी लगभग हमारे बराबर ही है,
हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, जिससे हमारा 36 का आंकड़ा रहता है। जब भी हम चाइना का नाम सुनते हैं हमारा खून खौल जाता है। ऐसा लगता है कि हर कुछ चाइना ही हमारे यहाँ पर बेच रहा है। इसीलिए वर्ष 2014 में जब चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री जी को हमने गद्दी सौंपी, तो उनसे हमारी एक ही उम्मीदें थी कि चाइना को उसकी औकात बता दीजिए, हमारे यहाँ पर मेक इन इंडिया या इंडिया के प्रोडक्ट को इतना बढ़ावा दिया जाए कि चाइना रुक जाए। सबसे बड़ी बात यह है, ना तो भारत में कुछ बदला है ना चाइना में कुछ बदला है। वहां के राष्ट्रपति भी वही हैं और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री भी वही हैं। लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि चाइना के साथ हमारा संघर्ष बना हुआ है। जब भी चाइनीज सोल्जर हमारे बॉर्डर पर दिखाई देते हैं, हमारा मन करता है कि प्रधानमंत्री जी अगर हमसे बोल दें तो हम इनकी खोपड़ी फोड़ दें। लेकिन उस चाइना से आज थोड़ा सा हम सीखने का प्रयास करेंगे। चाइना का जो बीजिंग शहर है, वहां पर 2005 से लेकर 2015 तक इतना ज्यादा वायु प्रदूषण था कि वहां पर लोगों के लिए मैंडेटरी था कि वो मास्क लगाकर निकले। लेकिन चाइना को ओलंपिक करवाना था, अपनी ताकत दिखानी थी, पैसे की क्षमता दिखानी थी, टेक्नोलॉजी का लेवल दिखाना था। इसलिए उसने कसम खाया कि वो बीजिंग को वायु प्रदूषण से मुक्त करेगा। इसलिए उसने सबसे पहले आर्टिफिशियल रेन अर्थात कृत्रिम वर्षा का सहारा लिया। कृत्रिम वर्षा के माध्यम से उसने वायु प्रदूषण कुछ कम किया। लेकिन उसको भी पता था कि अगर हमें लॉन्ग टर्म में वायु प्रदूषण को समाप्त करना है तो बहुत सी अन्य कार्य करने होंगे। इसीलिए उसने स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखाया, अपनी ब्यूरोक्रेसी से कहा कि आपको जिस तरह की नीतियां बनानी है, जितनी कड़ाई से उन नीतियों को एग्जीक्यूट करना है आप कीजिए, लेकिन हम इस शहर को वायु प्रदूषण से मुक्त होते हुए देखना चाहते हैं। इसी के लिए वहां पर ऐसी नीतियां बनाई गई जिसके तहत साइकिलिंग और पैदल चलने को जो है कि वहां पर बढ़ावा दिया गया। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर कई तरह की छूट दी गई। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर चलते थे या जो गाड़ियां खरीदते थे उस पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। जो टेक्नोलॉजी पुरानी थी उसको नई टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया गया। रूल्स और रेगुलेशन को जबरदस्ती फॉलो करवाया गया और वही चाइना का बीजिंग शहर आज वायु प्रदूषण से मुक्त हो चुका है। हमें सिर्फ बीजिंग से नहीं, हमें कुछ लंदन से भी सीखना चाहिए। लंदन के साथ तो वैसे भी हमारा बहुत पुराना जुड़ाव है। लंदन हो या यूरोप के कोई अन्य शहर, वहां पर भी वायु प्रदूषण की समस्या 1940 के दशक में थी। दरअसल कोई भी देश, कोई भी शहर जब विकासशील गतिविधियां अपनाता है, प्रोडक्शन करता है, वहां पर व्यवस्थाएं नई नई होती हैं तो वायु प्रदूषण बढ़ ही जाता है। लंदन में तो 1952 से लेकर 1954 के बीच लगभग 12,000 लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हो गई, स्मोक के कारण हो गई। तो उसने ये डिसाइड किया कि वह अपने उद्योगों को शहर से दूर ले जाएगा, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगा, लोगों को अवेयर करेगा और लोगों को बताया गया कि किन किन कार्यों से वायु प्रदूषण हो रहा है। लोगों ने भी उस चीज को एडॉप्ट किया और लंदन भी वायु प्रदूषण से मुक्त हो गया। आज उसी लंदन में लोग बैठकर दिल्ली के विषय में कहते हैं कि दिल्ली बहुत प्रदूषित है, लेकिन जो मैं समाधान बताने वाला हूं, अगर उसको अपना लिया गया और आपने वो बात सरकार तक पहुंचा दी तो न सिर्फ दिल्ली वायु प्रदूषण से मुक्त होगा बल्कि हमारा देश भी वायु प्रदूषण से मुक्त होगा। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि सर इस वायु प्रदूषण को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए ताकि हम एग्जैक्टली समझ सकें कि आखिर ये वायु प्रदूषण है क्या, और हमें ये बता दीजिए कि हमारा शहर, हमारा देश, हमारा राजधानी शहर किस कारण से प्रदूषित हो रहा है। तो मैं दिल्ली के प्रदूषण के माध्यम से पूरे देश के वायु प्रदूषण को समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं। जो कारण दिल्ली के वायु प्रदूषण का है वही कारण हमारे देश का भी है, वही कारण आपके शहर का भी है। दिल्ली में गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनकी जेब में पैसा है और जब पैसा है तो वह जानबूझकर एक नहीं 4-4 गाड़ियां रखते हैं। इसी के कारण 1.5 करोड़ से अधिक यहाँ पर रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। अब ये जब गाड़ियां निकलती हैं तो ये पानी से नहीं चलती, जीवाश्म ईंधन से चलती हैं और ढेर सारा पोल्यूटेंट मटेरियल वायुमंडल में पहुंचाती हैं, जिसके वजह से हमारे वायु प्रदूषण में इस परिवहन सेक्टर का योगदान 23 से 24% है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने धनाढ्य लोग हैं तो स्वाभाविक है कूड़ा कचरा भी ज्यादा करेंगे।
करेंगे, जैसा कि आप और हम सब भी करते हैं, तो 23 से 24% योगदान इस कूड़े कचरे का भी है। दिल्ली में आपको नेचुरल पहाड़ नहीं मिलेंगे, लेकिन ये कूड़े करकट के पहाड़ आपको मिल जाएंगे। तो जहां पर ये कूड़ा करकट है वो जलता है, या आप जहां पर कूड़ा करकट जलाते हैं, इससे भी वायु प्रदूषित होती है, और दिल्ली के वायु प्रदूषण में इसका योगदान परिवहन के समकक्ष है। इसके बाद जो योगदान है वह इंडस्ट्री का है। जैसा कि हमने कहा कि जहां पर भी इंडस्ट्री होगी वह वायु प्रदूषण का कारण जरूर बनेगी, और दिल्ली में पहले से ही ऐसे छोटे मोटे उद्योगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और इसी के कारण लगभग 11 से 12% इंडस्ट्री वायु प्रदूषण में अपना योगदान देती है। इसके साथ ही साथ दिल्ली को और बहुत अच्छा बनाने का प्रयास चल रहा है। सड़कें बनाई जा रही हैं, मेट्रो बनाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के हाईवे बनाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ सतत रूप से चलता रहता है, और इसका भी योगदान लगभग 10 से 11% है। अब आप कहेंगे कि सर पराली, तो पराली जलाने की वजह से अब जो दिल्ली में प्रदूषण होता है उसका योगदान 7 से 8% है। पहले इसका योगदान ज्यादा था, लेकिन अब बहुत से किसान पराली को नहीं जलाते हैं, इसके वजह से पराली का योगदान बहुत ज्यादा नहीं है। पटाखों की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसका योगदान 3 से 4% है। दरअसल दिल्ली की वायु पहले से इतनी प्रदूषित हो चुकी होती है कि थोड़ा बहुत पटाखों की वजह से यह वायु प्रदूषण अपने पीक पर पहुंच जाता है। तो दरअसल हमारी समय की डिमांड यह है कि हम न सिर्फ डेवलपमेंट करें, बल्कि इस तरह से डेवलपमेंट करें कि वायु प्रदूषण ना हो सके। अच्छा, ये वायु प्रदूषण है बहुत खराब चीज, ये दो देशों के रिश्तों को भी खराब कर दे रहा है। पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है, वहां का वायु प्रदूषण इतना खराब हो गया है कि वहां पर लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि बिना मास्क के अगर बाहर निकले तो ऊपर वाला अपने पास बुला लेगा, और उसके लिए पाकिस्तान वाले भारत को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि वो लाहौर में जो वायु प्रदूषण है वह भारत की वजह से है। भारत के लोगों ने ज्यादा पराली जला दिया, ज्यादा पटाखे चला दिए, इसी की वजह से लाहौर में जो वायु प्रदूषण है वो 1000 के आंकड़े को पार कर गया है। 1000 का आंकड़ा समझते हैं, इतनी खराब वायु कि अगर हम 2 घंटे 4 घंटे उसमें रह लें तो हम भगवान को प्यारे हो जाएं। तो हमें यह समझना होगा कि आखिर ये वायु प्रदूषण मापा कैसे जाता है, और कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जिनकी मात्रा इस वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो सबसे पहले हम भारत के संदर्भ में समझते हैं। हमारे यहाँ पर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसमें 8 गैसों के आधार पर वायु प्रदूषण को मापा जाता है। 8 गैसें कौन सी हैं? PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और अमोनिया तथा सीसा। इन गैसों की मात्रा किसी भी स्थान पर अगर बढ़ती है तो वहां पर वायु को प्रदूषित माना जाता है। आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, अब तो छोटे शहरों में भी इस प्रकार की स्क्रीन लगती है जिसमें यही इंडेक्स दिखाया जाता है। आपने देखा होगा ये बड़ी बड़ी टीवियों पर कुछ नंबर लिखे रहते हैं। किसी स्थान पर अगर एयर क्वालिटी 0 से 50 तक है तो इसका मतलब है कि वहां की वायु बहुत साफ है। अगर आप ऐसे साफ शहरों को इस समय भारत में देखने का प्रयास करेंगे तो 8-10 शहर ही मिलेंगे, क्योंकि बाकी देश के हिस्सों में इतनी साफ वायु बची ही नहीं है। जब इस इंडेक्स में 50 से लेकर 100 तक का आंकड़ा दिखाया जाता है, इसका मतलब है कि वहां की वायु सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में है, अर्थात ठीक ठाक है। लेकिन इंडेक्स में अगर 150 का आंकड़ा कहीं को क्रॉस करता है तो इसका मतलब है कि अब वायु तेजी से प्रदूषित हो रही है, और कहीं अगर आंकड़ा 200 को पार कर जाए तो समझ जाइए कि वायु इतनी प्रदूषित हो गई है कि आप खुले में सांस नहीं ले सकते। दिल्ली में इस समय जो वायु प्रदूषण का आंकड़ा है वह 300 से नीचे ही नहीं आ रहा है, तो समझ सकते हैं कितनी घातक परिस्थिति में। और ये सिर्फ बात दिल्ली की नहीं है, आप देश के 10 शहरों में इस कंडीशन को देख सकते हैं। अब यही कंडीशन आप लाहौर के संदर्भ में देखिए, वहां तो वायु प्रदूषण 1000 के आंकड़े को क्रॉस कर गया है, वहां पर क्या ही हालत हो रही होगी।
आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो गैसें हैं जिनके माध्यम से इस वायु प्रदूषण के इंडेक्स को निकाला जाता है, ये गैसें आती कहां से हैं, किन किन गतिविधियों से आती हैं और ये गैसें हमारे शरीर में पहुंचकर शरीर के किन किन अंगों को किस तरह से प्रभावित करती हैं। इसी स्थान के वायु प्रदूषण में जिन गैसों का सबसे ज्यादा योगदान होता है उसमें PM 2.5 और PM 10 का नाम आता है। PM का मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं है, पार्टिकुलेट मैटर है, और जो 2.5 और 10 है ये इसके माइक्रोमीटर साइज को बताते हैं। ये इतने सूक्ष्म आकार के कण हैं कि जो हमारे आंखों से भी नहीं दिखाई देते। आपने कई बार देखा होगा कि प्रकाश जहां से आ रहा होता है वहां पर अगर कोई आप कपड़ा झाड़ते हैं तो छोटे छोटे से पार्टिकल दिखाई देते हैं। यह पार्टिकल जो PM 2.5 और PM 10 है वो उससे भी छोटे हैं। जो हमारा बाल है ना, इसकी जो मोटाई है ये भी PM 2.5 और PM 10 से ज्यादा है। तो ये जो कण हैं ये वायुमंडल में घूमते रहते हैं और श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को डैमेज करते हैं। ये अस्थमा की बीमारी उत्पन्न करते हैं, कब्ज की समस्या उत्पन्न करते हैं, सांस लेने में दिक्कत करते हैं, लंग को डैमेज करते हैं, हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। अब प्रश्न आएगा ये आते कहां से हैं? तो जहां भी कूड़ा करकट जलता है, जहां पराली जलती है, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जहां पर जीवाश्म ईंधन का दहन होता है, वहां से ये PM साहब बाहर निकल कर आते हैं और राक्षस की तरह हमारे शरीर में प्रवेश करके ये हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। इसके बाद जिन गैसों का योगदान है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रोल है। ये जो गैसें हैं ये सम्मिलित रूप से एसिड रेन का भी कारण बनती हैं और शरीर में जाकर हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर देती हैं, डायबिटीज को बढ़ावा देती हैं, आंखों में जलन उत्पन्न करती हैं। ये कहां से आती हैं? जहां फिर भी कोई इंडस्ट्री होती है, जहां पर भी कोई थर्मल पावर प्लांट होता है, जहां पर भी जीवाश्म ईंधनों का दहन होता है, वहां से गैसें बाहर आती हैं। तो अगर आपके चारों ओर ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है तो समझ जाइए आपके यहाँ पर भी वायु प्रदूषण हो रहा है। तो चाहे PM 2.5 की बात हो, PM 10 की बात हो, सल्फर डाइऑक्साइड की बात हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात हो, ये तो हर जगह हो रहा है। अर्थात जितने भी कारण मैंने बताए वो सब आपके चारों ओर हो रहे हैं। तो इसी में अगली जो गैस है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके वजह से हमारा दम घुट जाता है। जहां पर भी जीवाश्म ईंधनों का अपूर्ण दहन होता है वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। जो आप सिगरेट का धुआं छोड़ते हैं उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो जितने प्रकार के जीवाश्म ईंधन अपूर्ण तरीके से उनका दहन होता है उन सभी जगहों से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है और यह वायु में पहुंचकर हमारे वायु प्रदूषण का कारण बनती है। इस कड़ी में जो अगली गैस है वह है अमोनिया, जिसको NH3 भी बोलते हैं। ये आंख नाक में जलन उत्पन्न करती है, लंग को डैमेज करती है, अंधापन को बढ़ावा देती है। समझ जाइएगा कितनी खतरनाक गैस है और यह गैस भी हमारे वायुमंडल में पहुंच रही है और वायु को प्रदूषित कर रही है। अगली जो गैस है वो है सीसा, जो कि गैसोलीन से निकलती है। इलेक्ट्रिक जो वेस्ट होते हैं उनसे निकलती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को, इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज करने के साथ साथ हमारी किडनी को भी डैमेज करती है। तो अगर हम इन तरह की गैसों के संपर्क में आ रहे हैं और हमारे वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा बढ़ रही है तो समझ जाइए शरीर पूरा खोखला हो चुका है। हम चलते फिरते जो है कि मुर्दे हैं जो कहीं पर भी गिर सकते हैं। इसलिए इन गैसों से बच कर रहिए, वायु प्रदूषण से दूरी बना कर रखिए। वायु प्रदूषण पर इतनी बात कर लेने के बाद अब आपके मन में भी यही होगा कि सर अब समाधान बता दीजिए कि क्या समाधान है ताकि हम आपकी बात को सरकार तक और सभी लोगों तक पहुंचा सकें। तो देखिए वायु प्रदूषण कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। बीजिंग ने, लंदन ने, बहुत से अन्य शहरों ने इस समस्या, इस चुनौती को बहुत अच्छे से टैकल किया और आज वह स्वच्छ वायुमंडल में रहते हैं, स्वच्छ वायु को एंजॉय करते हैं। हम भी कर सकते हैं। हमारे देश ने तो बहुत विषम परिस्थितियां झेली हैं। आपको पता है ना 1960 के दशक में ऐसी कंडीशन थी कि हमारे पास खाने का पर्याप्त अनाज नहीं था। हमने अमेरिका से अनाज मांगा, उसने वह अनाज दिया जो वहां के जानवर नहीं खा सकते थे। हमारे देश के लोगों ने उसको अपने आत्म स्वाभिमान से जोड़ा और कहा कि हम तुम्हें कर कर दिखाते हैं। हरित क्रांति का सहारा लिया और आज न सिर्फ हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हैं बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और हम पूरे विश्व को सहायता भी बेचते हैं। ठीक इसी तरह से हम
हम वायु प्रदूषण को अगर एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लें तो क्या ही इसकी मजाल है कि अगले एक दशक में ये टिक पाए। लेकिन हमें इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि हम ब्लेम गेम खेलना छोड़ दें। ब्लेम गेम का मतलब यह है केंद्र सरकार राज्यों पर आरोप लगाती है, राज्य सरकारें आपस में लड़ते हैं और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। हम लोग जो है कि सरकार पर सब कुछ छोड़ देते हैं। तो इस ब्लेम गेम को छोड़कर हमें इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। समाधान करने के लिए हमें अच्छी नीतियां बनानी होंगी, वायु प्रदूषण को एक प्रमुख चुनौती के रूप में देखना होगा और उसको रोकने के लिए कठोर कानून बनाने होंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन करना होगा। इसके लिए हम अलग से टैक्स की व्यवस्था भी कर सकते हैं। जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, उन पर हम एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकते हैं और टैक्स के पैसे से हम वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना होगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी पर बढ़ने के लिए हमें R&D अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा ताकि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर अच्छे से बढ़ सकें। इसके लिए हम सब्सिडी का भी सहारा ले सकते हैं कि जो लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाना चाहें हम उनको सब्सिडी दें, जो लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी को तेजी से खुद से स्वीकार करें हम उनको सम्मानित करें और जो ग्रीन टेक्नोलॉजी से भागे हम उसको सजा भी दें। इसके अलावा हमें अपनी इंडस्ट्री को शहरों से दूर ले जाना होगा और जितने भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं उनके चारों ओर ग्रीन कॉरिडोर बनाना होगा ताकि वहां का वायु प्रदूषण अन्य क्षेत्रों में ना पहुंचे। इसके साथ ही साथ जो भी वेस्टेज निकलते हैं जैसे कूड़ा करकट जहां से भी निकलता है उसका सही से समाधान करना होगा। अगर हम कूड़ा करकट का सही समाधान कर ले गए तो वायु प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या से हम मुक्त हो सकते हैं। अगली जो चीज आती है वो है पराली का। तो पराली की भी समस्या का समाधान ये हो सकता है कि छोटे छोटे जो इथेनॉल प्लांट हैं उसमें इसका प्रयोग होता है, तो छोटे छोटे इथेनॉल प्लांट को हम बढ़ावा दें। पैकेजिंग के कार्य में पराली का उपयोग होता है, तो ऐसे स्टार्टअप जो पैकेजिंग के कार्य में लगे हुए हैं सरकार उनको विशेष छूट दे। पराली से कई तरह के बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ऐसी इंडस्ट्री और ऐसे उद्योगों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। पराली को खेत में सड़ाकर हम कैसे नेचुरल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को बोला जाता है मल्चिंग। तो हमें मल्चिंग को बढ़ावा देना होगा। अगली चीज है कि लोगों को भी समझना होगा और सरकार को भी लोगों को यह समझा देना होगा देश आपका है तो संरक्षण भी आपको करना होगा। इसलिए जापान के लोग जिस तरह के सफाई को अपनाते हैं, जिस तरह के स्वच्छता के मानक को अपनाते हैं, उसी तरह के वैल्यू को हमें अपने से जोड़ना होगा। समुदाय के स्तर पर देखें तो सबसे पहले हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। हम हर जगह कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, नदियों को, तालाबों को, जल के स्रोतों को सुखा रहे हैं, उसे रोकना होगा। जितना संभव हो ग्रीनरी लगाना होगा, घासों को लगाना होगा, पेड़ को लगाना होगा और सबसे बड़ी बात है दिखावा को छोड़ना होगा, क्योंकि इसी दिखावे की वजह से हम बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान चीजें बना रहे हैं जिनसे वायु प्रदूषण हो रहा है। इसके साथ साथ हमें पर्यावरण हितैषी नीतियों को अपनाना होगा और ये समझना होगा कि आज हम जिस पर्यावरण को बचा रहे हैं इसका लाभ हमारी आने वाली जनरेशन को ही मिलेगा।